मेरा नाम है स्तुति और आप देख रहे हैं सत्ता डिकोडेड। इस वीडियो की शुरुआत हम टीएमसी से करते हैं। अगर हम टीएमसी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल आता है, क्या टीएमसी ने कभी खुद को कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टी कहा? नहीं। लेकिन जब हम पॉलिसीज और गवर्नेंस पैटर्न देखते हैं तो एक बात क्लियरली सामने आती है। लेफ्ट का इन्फ्लुएंस अभी भी दिखता है, स्पेशली वेलफेयर के फॉर्म में। वेस्ट बंगाल में हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन और रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स का स्केल काफी बड़ा है। डेटा के हिसाब से स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी नेशनल एवरेज से कम है और पॉवर्टी इंडिकेटर्स में भी इंप्रूवमेंट्स दिखाई देता है। स्कीम्स जैसे स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार और दुआरे सरकार करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी हैं। पेपर्स पर देखें तो पिक्चर काफी पॉजिटिव लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। वेलफेयर स्कीम्स हैं पर लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हर जगह एक सा नहीं है। कहीं बेनिफिट्स आसानी से मिल जाते हैं तो कहीं डिलेस और लोकल लेवल में करप्शन और वीक इम्प्लीमेंटेशन सामने आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है लेकिन काफी जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां इनकम और जॉब सिक्योरिटी लिमिटेड होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी बंगाल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन पाए। रूरल बंगाल में रोड्स, इरिगेशन और लैंड डिस्प्यूट्स जैसे इश्यूज अभी भी चैलेंज बने हुए हैं। स्कीम से रिलीफ मिलता है लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाती। अब यहीं पर लेफ्ट और टीएमसी का रियल डिफरेंस समझ आता है। लेफ्ट के टाइम पर डिसीजंस पार्टी सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लिए जाते थे। टीएमसी के मॉडल में डिसीजंस ज्यादा लीडरशिप ड्रिवन होते हैं। पॉलिसीज ममता बनर्जी की विजन और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अराउंड घूमती हैं। इसी वजह से इंस्टीट्यूशंस का रोल थोड़ा वीक दिखाई देता है। काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन सीधा सीएम ऑफिस से निकलते हैं। पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो बंगाल पॉलिटिक्स अभी भी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और लीडर फोकस पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है। प्रोटेस्ट और रैलीज तो जैसे गवर्नेंस का हिस्सा ही बन चुकी हैं। टीएमसी ने लेफ्ट के वेलफेयर फोकस्ड अप्रोच को तो अडॉप्ट किया, लेकिन उसे चलाने का तरीका बिल्कुल अलग है, ज्यादा लीडर सेंट्रिक। डेटा वेलफेयर की सक्सेस दिखाता है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है, जॉब्स, इंस्टीट्यूशंस और अकाउंटेबिलिटी अभी भी बंगाल पॉलिटिक्स का लॉन्ग टर्म चैलेंज है। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स सिर्फ लीडर्स और पावर स्ट्रगल्स तक सीमित नहीं है। ग्राउंड पर कुछ रियल इश्यूज हैं जो डायरेक्टली लोगों की डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम्स दशकों से चलती आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट की। आज भी बंगाल का यूथ कह रहा है कि अच्छी जॉब्स मिलना मुश्किल है, स्पेशली प्रोफेशनल और स्किल्ड जॉब्स। हाँ, नंबर्स ये दिखाते हैं कि 2022-23 में बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से थोड़ा बेटर था, अराउंड 2.2%, जबकि नेशनल एवरेज 3.2% के आसपास था। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये डेटा ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है। रियलिटी ये है कि आईटी, इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स अभी भी लिमिटेड है। इसलिए काफी ग्रेजुएट्स को बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसी सिटीज में माइग्रेट करना पड़ता है, नंबर्स अच्छे होने के बाद भी। अब चलते हैं एग्रीकल्चर और फार्मर्स के इश्यूज पर। हिस्टोरिकली बंगाल एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग रहा है। पैडी, जूट और कैश क्रॉप्स में स्टेट का काफी बड़ा रोल रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि 2010 से 11 के बाद फार्मर्स की इनकम 2 से 3 गुना तक बढ़ी, आरबीआई और आईसीएआर के डेटा के बेसिस पर। लेकिन ग्राउंड लेवल पे पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वीक है, मार्केट प्राइसेस स्टेबल नहीं रहते और पेस्टिसाइड्स पर ज्यादा डिपेंडेंस फार्मर के हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस का रीजन बन रहा है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। स्वास्थ्य साथी जैसे स्कीम्स ने 1 करोड़ से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस कवर की हैं। इससे हेल्थ कवरेज डेफिनेटली बढ़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ शॉर्टेज अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो काफी लो है और रूरल हेल्थ सेंटर्स अक्सर अंडर इक्विप्ड होते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के लिए दर्जनों मेडिकल कॉलेजेस को नोटिस भी भेज दिए हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और रूरल एरियाज में हेल्थ केयर गैप्स अभी भी क्लियर दिखता है। अब आते हैं एजुकेशन पर। लिटरेसी रेट ठीक, पास परसेंटेज और रिटेंशन इंप्रूव हुए हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी पर सिस्टमैटिक गैप अभी भी है। स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लिंकेज में इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रह गया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉब्स पर पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोलकाता और मेजर टाउन्स में मेट्रो एक्सपेंशन, रोड्स और अर्बन प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन छोटे टाउन्स और बॉर्डर एरिया जैसे जयगांव, यहाँ बेसिक फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट अभी भी एक सीरियस इशू बने हुए हैं। इस वजह से लोकल प्रोटेस्ट भी होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है।
पॉलिटिकल क्लैशेस, प्रोटेस्ट और राइवलरी हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। साथ ही क्राइम डेटा रिपोर्टिंग पर ट्रस्ट को लेकर डिबेट भी चलता रहा है। गवर्नमेंट के प्रोमिसेस मोस्टली ये रहे कि जॉब्स और स्किल प्रोग्राम्स, फार्मर सपोर्ट, सब्सिडीज, इंश्योरेंस और एमएसपी, वेलफेयर और हेल्थ स्कीम्स, अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। पर रियलिटी क्या है? फॉर्मल और स्किल्ड जॉब्स लिमिटेड हैं, इरिगेशन और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, हेल्थ केयर वर्कफोर्स शॉर्टेजेस, एजुकेशन क्वालिटी और एम्प्लॉयबिलिटी चैलेंजेस, रूरल और अर्बन बंगाल का एक अनइवन पैटर्न। वेस्ट बंगाल में स्कीम्स और पॉलिसीज मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी के गैप्स लोगों को रोज के प्रॉब्लम्स फेस करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी वजह से पब्लिक एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती रहती हैं, वोट बिहेवियर इवॉल्व होता है और ये इश्यूज बंगाल पॉलिटिक्स में आगे भी सेंट्रल रोल प्ले करते रहेंगे। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस और कैडर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। यहाँ राजनीति सिर्फ इलेक्शन जीतने तक सीमित नहीं रहती, ये लैंड कंट्रोल और स्ट्रीट पावर का भी खेल है। कैडर का मतलब होता है वो लोकल पार्टी वर्कर्स जो ग्राउंड पर पार्टी के लिए काम करते हैं। रैलीज ऑर्गेनाइज करना, वोटर्स को मोबिलाइज करना, प्रोटेस्ट और लोकल मुद्दों में पार्टी की प्रेजेंस दिखाना। इनका काम सिर्फ सपोर्ट देना नहीं होता, बल्कि जमीन पर दबदबा बनाकर रखना और पार्टी का कंट्रोल दिखाना। लेफ्ट के दौर में भी कैडर कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग था। 1993 का कोलकाता पुलिस फायरिंग केस एक टर्निंग पॉइंट था। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। मुद्दा वोटर आईडी कार्ड्स का था, लेकिन बात साफ थी। स्ट्रीट पॉलिटिक्स टकराव बंगाल की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। रूरल और अर्बन बंगाल दोनों में कैडर डोमिनेंस, ग्रुप क्लैशेस और मोहल्ला लेवल कंट्रोल अक्सर पॉलिटिकल वायलेंस की वजह बनते हैं। टीएमसी के टाइम पे कैडर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, बस उसका तरीका बदल गया। आज कैडर ज्यादातर लीडर सेंट्रिक लॉयल्टी पर काम करते हैं। लोकल पावर ब्रोकर्स डायरेक्टली लीडर से जुड़े हुए होते हैं। पार्टी का फॉर्मल स्ट्रक्चर पीछे चला जाता है। संदेश खाली जैसे मामले ये दिखाते हैं कि लोकल दबदबा, प्रोटेस्ट और क्लैशेस आज भी बंगाल की रियलिटी है, जहां टीएमसी सपोर्टर्स और पुलिस तक टकराव का हिस्सा बनते दिखते हैं। इसका असर पॉलिटिक्स पर डायरेक्ट होता है। ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स हमेशा तनाव में रहती है। लॉ एंड ऑर्डर पर प्रेशर बढ़ता है, पब्लिक का भरोसा कम होता है, गवर्नेंस से ज्यादा स्ट्रीट पावर नजर आती है। लेफ्ट हो या टीएमसी, कैडर पॉलिटिक्स बंगाल की राजनीति की पहचान बन रहे हैं। सिर्फ पार्टीज बदली हैं, लेकिन स्ट्रीट कंट्रोल, दबदबा और टकराव का कल्चर अभी भी जिंदा है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो बंगाल पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा भारी पड़ते हैं। करप्शन, शारदा और रोज वैली स्कैम, नरादा स्टिंग ऑपरेशन, एसएससी स्कैम और कोल स्मगलिंग स्कैम। ये अलग अलग केसेस नहीं है, ये एक पैटर्न है। चिट फंड स्कैम्स, शारदा और रोज वैली जैसे चिट फंड स्कैम्स में लाखों लोगों की जिंदगी भर की सेविंग्स डूब गई, गांव के मजदूर से लेकर शहर के मिडिल क्लास तक। यहाँ सवाल ये नहीं था कि ये स्कैम हुआ कैसे, सवाल ये था कि ये इतने टाइम तक चला कैसे। रेगुलेटर्स कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी, और जब सिस्टम सब कुछ देख रहा था तो रोका क्यों नहीं। उसी तरह से नरादा स्टिंग ऑपरेशन में नेताओं को कैश लेते हुए कैमरे पर दिखाया गया, प्रूफ सामने था, ऑडियो वीडियो सब कुछ, फिर भी केसेस सालों तक पड़े रहे। पब्लिक ने एक सिंपल सवाल पूछा, जब सारे प्रूफ सामने हैं तो अकाउंटेबिलिटी कब? यहीं से इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा हिलना शुरू हुआ। एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम सिर्फ करप्शन केस नहीं था, ये यूथ के फ्यूचर पर अटैक था। एग्जाम्स क्लियर हुए, मेरिट बना, लेकिन एलिगेशंस आए कि जॉब्स पैसों के दम पर बिकी हैं। कोर्ट्स ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, हजारों लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए। न जॉब्स रही, न साल वापस मिले। ये सिर्फ स्कैम नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। और अब कोल स्मगलिंग स्कैम। कोल स्मगलिंग स्कैम्स के एलिगेशन फिर वही सवाल उठाते हैं, क्या बिना लोकल प्रोटेक्शन के ये सब पॉसिबल है? यहाँ बात सिर्फ एक आदमी की नहीं होती, बात होती है एक नेटवर्क की। पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल बैकिंग, इन सब के बिना ये स्केल पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट्स ने भी क्लियर कहा, प्रॉब्लम इंडिविजुअल की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। बंगाल का क्राइसिस सिर्फ करप्शन नहीं है, असली क्राइसिस है अकाउंटेबिलिटी, एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस वीक हैं, और जब कॉन्सिक्वेंसेस वीक होते हैं तो पैटर्न रिपीट होता है। अब बात करते हैं उन केसेस की जहां लोग कहने लगे बंगाल में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पावर का प्रेशर भी चल रहा है।
ईडी जब लोकल टीएमसी लीडर शाहजहां शेख के खिलाफ रेड के लिए गई तो ईडी ऑफिशियल्स पर ही हमला हुआ। शाहजहां शेख पर एलिगेशंस थे इलीगल लैंड ग्रैबिंग, महिलाओं पर अत्याचार, लोकल डोमिनेंस और डर का माहौल। पब्लिक का सवाल सिंपल था, अगर ये सब चल रहा था तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पुलिस अरेस्ट तो हुए लेकिन पब्लिक का ट्रस्ट तब तक हिल चुका था। संदेश खाली सिर्फ एक एरिया का इशू नहीं बना, ये पावर और प्रोटेक्शन के सिस्टम पर सवाल बन गया। जनवरी 2026 में कोल स्कैम केस के तहत ईडी की रेड होती है आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर, और यहाँ बंगाल पॉलिटिक्स का एक रेयर सीन दिखाई देता है। चीफ मिनिस्टर खुद रेड साइट पर पहुंचती हैं, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, हार्डवेयर अपने साथ ले जाती हैं, फिर सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट लीड करती हैं। सवाल उठता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का इन्वेस्टिगेशन के बीच स्ट्रीट प्रोटेस्ट। ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर तक होती हैं। ऑपोजिशन बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस हो रहा है। ईडी सुप्रीम कोर्ट जाकर कहती है कि स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रही है। ममता बनर्जी का जवाब था, ये पॉलिटिकल अटैक है, डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश है। और यहाँ से डिबेट शुरू होती है, स्ट्रीट पावर वर्सेस इंस्टीट्यूशनल पावर। संदेश खाली और दूसरे सेंसिटिव एरियाज में बीजेपी और कांग्रेस डेलीगेशंस को पुलिस ने एंट्री से रोक दिया, बैरिकेड्स और रोड ब्लॉक करके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी। अपोजिशन का सवाल था कि हमें ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिलने का हक भी नहीं है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जवाब देती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ परसेप्शन डिवाइड होता है। बंगाल में अक्सर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल उठते आए हैं। कुछ पुराने केसेस को याद करें तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का अरेस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट पर केसेस और जर्नलिस्ट और कार्टूनिस्ट पर एक्शन। सपोर्टर्स कहते हैं कि यहाँ पर लॉ फॉलो किया जा रहा है, किसी भी नेता के खिलाफ कुछ भी लिखना या बोलना गलत है, और क्रिटिक्स कहते हैं कि डिसेंट को सप्रेस किया जा रहा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है। ये सारे केसेस एक ही बात दिखाते हैं कि बंगाल में पॉलिटिक्स अब सिर्फ इलेक्शन का गेम नहीं है। इंस्टीट्यूशन वर्सेस स्टेट पावर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वर्सेस स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, लीडर सेंट्रिक कंट्रोल वर्सेस न्यूट्रल गवर्नेंस। चेहरे बदलते रहे हैं, पार्टीज बदलती रही हैं, लेकिन पावर का स्टाइल नहीं बदला। और शायद बंगाल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच यही है। वेस्ट बंगाल को हम अक्सर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेट समझ लेते हैं, पर सच ये है, वेस्ट बंगाल एक स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी सेंसिटिव स्टेट है। और यहाँ गवर्नेंस का मतलब सिर्फ स्कीम्स, स्पीचेस या इलेक्शन नहीं होता। यहाँ गवर्नेंस का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी। बंगाल की लोकेशन इतनी सेंसिटिव क्यों है? पहले ज्योग्राफी समझते हैं। वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स लगते हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से, और इसी स्टेट में है इंडिया का सबसे क्रिटिकल पॉइंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नैक भी कहा जाता है। सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर का एक पतला सा स्ट्रेच जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया से जोड़ता है। आर्मी मूवमेंट्स, राशन, फ्यूल और ट्रेन, सब कुछ एक ही कॉरिडोर से जाता है। अगर ये कॉरिडोर डिस्टर्ब होता है तो नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट कट ऑफ हो सकता है। ये सिर्फ मैप का पॉइंट नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन है। अब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के साथ इलीगल इमिग्रेशन, स्मगलिंग नेटवर्क्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और अनरेगुलेटेड मूवमेंट्स, ये कोई एलिगेशंस नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड इश्यूज हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले सालों में ये भी फ्लैग किया है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स मालदा बेल्ट, मुर्शिदाबाद, बर्दवान रीजन, नॉर्थ बंगाल के पॉकेट्स में एक्टिव रहे हैं। ये एरियाज बॉर्डर के पास हैं, इनमें मूवमेंट्स इजी है और सेंसिटिव जोन के करीब हैं। इशू ये नहीं है कि अटैक होगा या नहीं, इशू ये है कि अगर होता है तो रिस्पॉन्स कितना रेडी है। अब यहाँ एक और लेयर ऐड होती है, चाइना फैक्टर। डोकलाम के बाद से स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स ओपनली कहते आए हैं कि चिकन स्नैक इंडिया का सबसे वल्नरेबल पॉइंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने एक बार चिकन स्नैक और नॉर्थ ईस्ट को लेकर कमेंट दिया था, तो वो सिर्फ एक कैजुअल बात नहीं थी। यूनुस ने बीजिंग विजिट के दौरान कहा था, द 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स. They are landlocked region of India. They have no way to reach out of the ocean. We are the only guardian of the ocean for this region. और इससे एक चाइना के इकोनॉमिक एक्सपेंशन और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस का रेफरेंस भी दिया गया। इंडियन ऑब्जर्वर्स ने इसे प्रोवोकेटिव और स्ट्रैटेजिकली कंसर्निंग माना। और इस पहले वाले कॉन्टेक्स्ट के साथ जब बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ एक मैप या आर्ट वर्क गिफ्टिंग का इंसिडेंट भी सामने आया, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट के अंदर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश की टेरिटरी के रूप में दिखा दिया गया, तो ये सिग्नल
और ज़्यादा इंटेंस हो गया। कुछ ऑब्जर्वर्स ने इसे स्ट्रैटेजिक मिस इंटरप्रिटेशन और ऑफेंसिव इमेजरी बताया, क्योंकि इस तरह का मैप सिंबॉलिकली टेरिटोरियल असर्टेशन जैसा लगता है। और इस तरह की हरकतें जब होती हैं तब सवाल उठता है। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल इशू पर। बीएसएफ जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योर करती है, काफी टाइम से डिमांड कर रही है बॉर्डर फेंसिंग और पेट्रोल रोड्स के लिए जमीन और सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्लियरेंस। होम मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा कि लेटर्स लिखे गए, फॉलो अप्स हुए, पर स्टेट से कोऑपरेशन लिमिटेड रही। स्टेट गवर्नमेंट यानी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट का स्टैंड है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, लैंड भी स्टेट का मैटर है, सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता। फेडरल आर्ग्यूमेंट टेक्निकली वैलिड हो सकता है, पर सवाल ये है कि अब बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिटिकल टसल में अटकाया जा सकता है। बॉर्डर पर फेंसिंग इनकम्प्लीट है, गैप्स अभी भी हैं, कोऑर्डिनेशन वीक है और बॉर्डर्स डिलेज अफोर्ड नहीं कर सकते। कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बीएसएफ को जरूरी जमीन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। कोर्ट का कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए लैंड देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सीधा और सेंसिटिव सवाल, इलीगल इमिग्रेशन सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं है, ये सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक और रिसोर्स प्रेशर का इशू है। फिर भी बंगाल पॉलिटिक्स में ये टॉपिक या तो अवॉइड होता है, या सॉफ्टली हैंडल किया जाता है, या फिर डिनाई ही कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि सेंटर और बीएसएफ के साथ नॉन कोऑपरेशन क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स, इलीगल इमिग्रेंट्स का इलेक्टोरल सपोर्ट, या पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का डर? ये सवाल किसी आइडियोलॉजी पर अटैक नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी का सवाल है। वेस्ट बंगाल का इशू सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये रेडीनेस, कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल विल का इशू है। अगर बॉर्डर्स वीक रहे, एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स पर एक्शन डिले होता रहा और सिक्योरिटी डिसीजंस पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस रहे, तो प्रॉब्लम सिर्फ बंगाल की नहीं रहेगी, ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए बंगाल की पॉलिटिक्स को सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स समझना एक डेंजरस ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन और पार्टीज का खेल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है, लोग अच्छी जॉब, सेफ बॉर्डर, स्ट्रॉन्ग हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। जो भी गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नेंस स्टाइल और इम्प्लीमेंटेशन की क्वालिटी बदलनी चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ प्रोमिसेस नहीं होने चाहिए, ये लोगों के लिए विजिबल और इफेक्टिव रिजल्ट्स लाने चाहिए। सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज पर पॉलिटिक्स को साइड में रखना होगा। बॉर्डर, एक्सट्रीमिज्म, माइग्रेशन और स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स, ये सिर्फ स्टेट के नहीं, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ क्लैरिटी और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। 2026 का इलेक्शन सिर्फ ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन पावर में रहेगा, असली सवाल ये है सिस्टम कैसे चलेगा। ये इलेक्शन एक टेस्ट है इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नेंस का और डेमोक्रेसी का। लोग सिंपल चीजें चाहते हैं, जॉब्स, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन जीतेगा कौन, सवाल ये है क्या ये सिस्टम बेटर होगा। वेस्ट बंगाल का क्राइसिस रिलीजन का क्राइसिस नहीं है, ना ही किसी आइडियोलॉजी का और ना ही किसी लीडर का। क्राइसिस ये है कि पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रखा जाता है। जब पावर अकाउंटेबिलिटी से बड़ी हो जाती है, लॉयल्टी सिस्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट हो या टीएमसी या कोई भी पार्टी, साइकिल रिपीट होती रहेगी। और जब तक ये साइकिल नहीं टूटेगी, बंगाल आगे नहीं बढ़ सकता। इन सब मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर ऐसे डीप फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है, सिर्फ फॉलो करना नहीं।